मैथ चैनल में आप सभी लोग का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9 NCERT हिंदी मीडियम के गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम सभी सवालों को हल करेंगे। सर्वप्रथम हम इसकी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि एक बिंदु है, इसमें से हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे ये रेखा, ये रेखा, असंख्य रेखाएं। और जब हम दो बिंदु लेते हैं तब उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो वह रेखा का निर्माण करती है। तो इस अध्याय में हम आप लोगों को कोणों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं और कोणों के उन गुणों का भी अध्ययन करेंगे। जब दो रेखाएं या दो या दो से अधिक रेखाएं समांतर रेखाओं से भिन्न बिंदुओं पर काटती हैं, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। पहले हम इसका रेखा और कोण के हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इस पर चर्चा करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में आप प्रकाश के गुणों का किरण आरेख भी खींचकर अध्ययन करते हैं। जैसे प्रकाश के अपवर्तन गुण का अध्ययन करने के लिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो आप प्रतिच्छेदी रेखाओं और समांतर रेखाओं के गुणों का भी प्रयोग करते हैं। जब एक पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं तो आप इन बलों का उस पिंड पर परिणामी बल ज्ञात करने के लिए भी एक ऐसा आरेख खींचते हैं। किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने अथवा किसी जहाज की एक प्रकाश पुंज से दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्षैतिज और दिष्ट रेखा के बीच कोण का भी हम प्रयोग करते हैं, इसलिए यह पाठ महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम इस पाठ में आधारभूत पद और परिभाषाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आधारभूत पद और परिभाषा इसके पहले पिछले कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसका पुनरावलोकन करेंगे। पहले हम आधारभूत पद और परिभाषाओं के बारे में विस्तृत समझेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज यानी उदाहरण पहले हल करेंगे, इसके बाद हम पाठ में चलेंगे। अब हम बात करते हैं रेखा के बारे में। तो एक रेखा को खींचने के लिए न्यूनतम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे ए बिंदु है और बी बिंदु है। इसमें ए रेखा और बी रेखा, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये खींची गई है। तो इसमें दोनों साइड इधर भी आप बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। यानी रेखा खींचने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड में दोनों साइड की जो बिंदुएं होती हैं उसके आगे आप नहीं बढ़ा सकते हैं, वो फुल स्टॉप होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ से ये P, ये जो है ए बी हम मान लेते हैं, ए और बी, इसके बीच की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर है, यानी ये यथावत है।
उसके आगे हम पीछे नहीं कर सकते हैं, ये खंड में है, इसलिए यह एक रेखाखंड है। इसको हम हमेशा जैसे ए बी बराबर जितनी इसकी लंबाई है, उदाहरण के लिए अगर 3 सेंटीमीटर है तो हम 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, यदि 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर है। हम स्केल यानी पटरी से इसको हम नाप करके इसको हम लिखेंगे। वह एक खंड में रहता है और उसको हम जितना उसका मान दिया रहता है उतना ही उसको हम खींचेंगे। अब बात आती है किरण की। किरण की बात करें तो किरण एक बिंदु से शुरू होती है या जिसका एक अंत बिंदु हो, एक किरण कहलाता है। यानी ए बिंदु पर एक अंत बिंदु है और ए से बी की ओर यह रेखा आपकी जा रही है, यानी इसको हम लेफ्ट से राइट की ओर ही खींच सकते हैं, यानी हमेशा बाएं से दाहिने। इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जैसे आपका ये है ए बी, यह उसके ऊपर एक तीर का चिन्ह लगाया गया है। अब हम बात करते हैं संरेखीय बिंदु के लिए। संरेखीय बिंदु उस बिंदु कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। यहाँ पे आपका ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। यदि हम रेखा खींचते हैं तो तीनों एक ही लाइन में एक ही सीध में स्थित हो। जब तीनों एक ही लाइन में सीध में रहती हैं तो ऐसे रेखा को हम संरेखीय बिंदु कहते हैं। उदाहरण के लिए जब आप लोग स्कूल में प्रार्थना में जाते हैं तो जो लाइनें लगती हैं और एक सीध में रहती है, इसलिए उन लाइनों को हम क्या कहते हैं कि वह लाइनें संरेख हैं। अब बात आती है असंरेखीय बिंदु की। असंरेखीय बिंदु में उदाहरण के लिए एक बिंदु x है, एक बिंदु y है, एक बिंदु c है। ये हम मान लेते हैं x है, ये y है, ये z है, x y और z है। यदि हम इसमें एक सीधी रेखा लाइन खींचते हैं तो आपका जो y बिंदु है वह छूट जाता है, यानी एक सीध में नहीं रहता, इसलिए ऐसे बिंदु को हम असंरेखीय बिंदु कहते हैं। अब हम कोण पर चर्चा करते हैं। तो एक बिंदु है, एक बिंदु से जब दो रेखाएं निकलती हैं, ये आपका एक बिंदु है, यहाँ से दो रेखाएं, एक रेखा ए और दूसरी रेखा बी निकली है। ये दूसरी रेखा बी निकली है। इन दोनों रेखाओं के बीच कुछ जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण बनते हैं। कोण, ये कोण बना है, ठीक। अब हम बात करते हैं, यह है प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाओं का मतलब है कि एक रेखा को दूसरी रेखा काटती हो। जैसे एक रेखा आपका ये है और दूसरी रेखा इसको काट देती है, तो इस रेखा को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और अप्रतिच्छेदित रेखा, अप्रतिच्छेदित रेखाएं जैसे दो रेखाएं हैं, वो इस तरह से व्यवस्थित हो कि वो कभी एक दूसरे को न काटे। ये रेखा जैसे यल है, दूसरी रेखा क्या है, एम है। ये एक दूसरे के समांतर हैं। जब समांतर है तो यह रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इसलिए इसे हम अप्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखा के लिए इसकी जब हम बात करते हैं, ये चौड़ाई, जितना चौड़ाई यहाँ है उतनी चौड़ाई यहाँ है, यानी दोनों का मान बराबर है।
इसलिए यह रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं न्यून कोण। और न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। तो यहाँ देखिए ये 0 डिग्री है और यहाँ बीच में x लिख दिए हैं और 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से और 0 डिग्री के बीच ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। जो समकोण कोण होता है, समकोण ऐसे कोण होते हैं जब हम चाँदे से इसको नापते हैं तो वह 90 डिग्री ही रहे, ऐसे कोण को समकोण कहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो इसको हम इस डब्बे के आकार का चिन्ह दिखाएंगे। y क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री लिखते हैं, यह है समकोण है। और जो कोण समकोण से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण उस कोण को कहते हैं जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, ये 90 डिग्री से अधिक, जेड हम यहाँ दर्शा रहे हैं कौन सा कोण होगा, और 180 डिग्री से कम, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। और अब बात आती है ऋजु कोण। ऋजु कोण मतलब एक सीध लाइन, उसको हम एक साइड नापेंगे कोण से तो भी 180 आए, और दूसरे साइड से भी नापें तब भी वो 180 आए, ऐसे कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण यानी प्रकाश की एक सीधी लाइन, ऋजु कोण। यहाँ देखिए यह कोण बना हुआ है, ये आपका सी बनाया है, इसको कोण से इस साइड हम नापे हैं, तो ये जो है आपका 180 डिग्री आ रहा है। और प्रतिवर्ती जो कोण है इसको आप ध्यान रखेंगे, यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे 180 डिग्री से अधिक, यहाँ पे हम डी लिखे हैं, जो ये बाहर है, ये बाहर है, और 360 से कम। तो ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे कि यदि हम ई बराबर यहाँ पे 30 लिखा गया है, 30 डिग्री, तो प्रतिवर्ती कोण कितना होगा। तो प्रतिवर्ती कोण को हम क्या करेंगे, 360 में से हम 30 को घटा देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती मतलब बाहर का कोण, अंदर का कोण नहीं, प्रतिवर्ती मतलब बाहर का कोण। अब आता है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण को ही पूरक कोण कहते हैं। यह प्रश्न बार बार आता है कि पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ऐसे कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं या कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक रेखा ये खींचा गया है और दूसरा रेखा ये खींचा गया है। यदि इसके बीच एक कोण ये है, तो इसके बीच मान लेते हैं हम कि यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसका पूरक कोण क्या होगा, हम 90 में 30 को घटा देंगे, तो इसका पूरक क्या हो गया, आपका 60 हो गया। इस तरह से पूरक कोण का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है समपूरक कोण। जो समपूरक कोण होता है उसको आप ध्यान रखेंगे कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ऐसे कोणों को हम समपूरक कोण कहते हैं। यदि x और y दोनों को हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है, तो ऐसे कोण को हम समपूरक कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए
यदि ये मान लीजिए आपका 30 डिग्री है तो 180 में आप 30 घटा देंगे तो x का मान पता चल जाएगा। यानी दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, x और y को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता हो तो ऐसे कोण को हम समपूरक कोण कहते हैं। अब बात आती है आसन्न कोण। आसन्न कोण को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक रेखा पहले से है और दूसरी रेखा उसमें आकर के बैठ जाती है, यानी आसन जमा लेती है। तो ऐसे कोण को हम आसन कोण कहते हैं। इसको समझने के लिए एक रेखा यहाँ से ABC, ये आपको दिखाई दे रहा है ABC, और दूसरी रेखा इस पे आपका बैठी हुई है। तो इसलिए इसका जो कोण बन रहा है आपका, एक कोण ABD बन रही है और दूसरा क्या है DBC, यानी एक कोण ये बना, एक कोण ये बना। ABD और CBD ये दोनों साथ साथ में है, इसलिए ये आसन्न कोण है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आसन्न कोण में जो बीच वाली भुजा होती है वो उभयनिष्ठ भुजा होती है। किनारे की जो भुजाएं होती हैं वो उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती। तो आसन्न कोण के लिए जो बीच का भुजा है वो होनी जरूरी है। अब बात करते हैं कोणों का रैखिक युग्म। अब आता है कोणों का रैखिक युग्म। मतलब रैखिक युग्म का मतलब ये है एक रेखा में है और बीच में एक रेखा काटी गई है। अयुग्म, युग्म मतलब जोड़। तो इन दोनों का योग हमेशा 180 होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और यह जो रैखिक युग्म में होता है, एक रेखा हमेशा सीधी होती है और उसके ऊपर एक रेखा बैठी होती है और ये सीध होता है। एक रेखा सीध होता है और दूसरी रेखा उस पर बैठी रहती है। और यह A और B जो दोनों है, जो कोण है A और B, ये जो है दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ऐसे कोणों को हम रैखिक युग्म कहते हैं। अब आता है शीर्षाभिमुखी कोण। शीर्षाभिमुखी कोण के लिए ये जैसे गुणे जैसे आपको दो रेखा, यानी एक रेखा दूसरे रेखा को क्रॉस जैसे गुणा जैसे काटा हो। इसमें एक रेखा आपको ये दिखाई दे रही है और दूसरी रेखा ये दिखाई दे रही है जो क्रॉस गुणा जैसे काटा गया है। तो एक साइड का, यानी इस साइड का जो मुख है उसका और दूसरे साइड के मुख से दोनों बराबर है। दोनों का मुंह शीर्षा भी मुख, मुख मतलब दोनों का मुख बराबर है। यहाँ पे देखिए AOB आपका ये AOB यानी ये वाला कोण बना और दूसरे साइड का COD ये वाला कोण बना। दोनों कोण DOC है। AOB और DOC ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इसी तरीके से आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, इसलिए कि इन दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत है, यानी शीर्षाभिमुखी कोण इसी को हम कहते हैं। अब हम आते हैं संगत कोण, जो कि बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए। संगत कोण को समझने के लिए जब दो रेखाएं समांतर हो और तीसरी रेखा उसको तिर्यक रूप से काट देती है तो इसमें से कई कोण बनते हैं। इसमें से संगत कोण हम किसको कहेंगे, ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि एक रेखा आपका ये है और दूसरी रेखा ये है जो एक दूसरे के समांतर है,
तीसरी रेखा ये तिर्यक रूप से आपका ये काटी है। इसमें हम कोण की बात कर रहे हैं तो कोण 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा गया है, 1 2 3 4 और 5 6 7 ये कोण लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कोण 1 और कोण 5, तो कोण 1 का मुख एक साइड है और कोण 5 का भी एक साइड है, दोनों का मुख ऊपर ऊपर साइड है, एक साइड है, इसलिए इसको हम संगत यानी साथ में, दोनों का मुंह एक साथ है, इसलिए एक साथ है और एक दिशा में है, इसलिए इसको हम संगत कोण 1 और कोण 5 यहाँ ये लिखा गया है। इसी प्रकार से कोण 4, तो कोण 4 यहाँ है और कोण 8 यहाँ है, तो इसका भी मुख इधर है और इसका भी मुख एक साइड है, दोनों का मुख एक दिशा में दिखाई आपका दे रहा है, इसका भी मुख इधर है और इसका भी मुख इधर है। ठीक, तो इसलिए ये 4 और 8 भी संगत कोण हुआ। और इस तरह से आप इस चित्र में आप और संगत कोण देख सकते हैं, जैसे 2 और 6, 2 का भी मुख आप इधर देखिए और 6 का भी मुख इधर देखिए, तो दोनों का मुख एक समान है और एक दिशा में है, इसलिए इन कोणों का एक कोण को हम क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। अब बात आती है अंतःकोण की। तो अंतःकोण यानी अंदर की ओर का कोण। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि अंदर के कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 180 होता है। इसमें अंदर की ओर कोण देखिए, ये रेखा खींचा गया है और ये रेखा खींचा गया है, तिर्यक रेखा खींची गई है और अंदर की ओर जो कोण है, एक अंदर की ओर एक साइड यानी अंतः, तो ये 4 वाला है और ये 5 वाला है, तो दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 धन 5 यानी कोण 4 और कोण 5 कितना होगा, 180। इसी प्रकार से दूसरे साइड चलते हैं, 3 भी अंदर की ओर है, 6 भी अंदर की ओर है, दोनों अंत यानी अंदर की ओर है, तो दोनों कोणों का योग 3 और 6 में हमेशा दोनों को जब जोड़ेंगे कोण 3 और कोण 6 का इसका योग क्या होगा, 180 होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि संगत कोण में मान बराबर होते हैं और अंतः कोण में जो मान होता है वो दोनों का जोड़ हमेशा 180 होता है। अब बात आती है एकांतर कोण की। तो एकांतर कोण को आप जो सामने चित्र दिखाई दे रहा है उसको आप समझेंगे। जब दो रेखाएं समांतर हो और तीसरी रेखा उसको काटती है, तो इसमें दोनों का मुख अपोजिट होता है बिल्कुल, यानी एक उत्तर है तो एक क्या है, दक्षिण है, एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, दोनों का मुख हमेशा बराबर होता है। जैसे इसमें कोण 4 है, ये आप देखिए ये 4 है और कोण 6 एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों का मुख एक दूसरे के उल्टा पुल्टा है और इन दोनों का कोण हमेशा बराबर होगा, इसलिए हम इसको एकांतर कोण बोलते हैं। कोण 3 का भी मुख देखिए, इसका इधर है, देखिए ये इसका इधर है और इसका जस्ट अपोजिट ये 5 है, तो 3 और 5 दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ये एकांतर कोण यानी 3 और 5 इसका मान बराबर होगा। अब हम आते हैं 2 और 8। कोण 2 का भी देखिए, कोण 2 का मुख इधर है
कोण ज्येष्ठ 8 का मुख इधर है, तो दोनों का मान क्या हो गया, ये बराबर हो गया। इसी प्रकार कोण 1 इसका मुख इधर है और इसका मुख इधर है कोण 7 का, इसका भी मान क्या है, बराबर है। ठीक, अभी तक हम लोग रेखा और कोण की जितनी परिभाषाएं हैं उसको एक सार रूप से समझे हैं। अब अगले वीडियो में 6.1 के पहले हम उदाहरण पढ़ेंगे और उदाहरण पढ़ने के बाद प्रश्नावली को हम हल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ भी आप लोग को न समझ आए कमेंट अवश्य करें, और वीडियो को देखने के लिए हमारे आइकन में जाकर के प्ले स्टोर से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। और जो छात्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो छात्र सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।